सागर सिद्दीकी के वालिद ने सागर की पसंद को ये कहकर ठुकरा दिया था कि हम खानदानी लोग हैं, किसी तंदूर वाले की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकते। गुस्से में इस लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी पंजाब के एक ज़िला हाफिजाबाद में कर दी थी, जो कामयाब ना हुई। लेकिन सागर अपने घर की तमाम आसाइश व आराम छोड़कर लाहौर रहने लगा। जब इसकी महबूबा को पता चला सागर दाता दरबार है, तो वो दाता साहब आ गई। काफ़ी तलाश के बाद आखिर ताश खेलते हुए एक नशइयों के झुरमट में सागर मिल ही गया। इसने सागर को अपने साथ चलने को कहा और ये भी बताया कि मुझे मेरे खाविंद ने हाथ तक नहीं लगाया और हमारी दास्तान मोहब्बत सुनकर मुझे तलाक दे दी है। अब अगर तुम चाहो तो मुझे अपना लो। सागर ने कहा, बंदा परवर कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला मांगते हैं। गुर्बत, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से सागर सिद्दीकी के आखिरी चंद साल नशे में गुजरे और वो भीख मांगकर गुजारा किया करते थे। गलियों में फुटपाथ पर सोया करते थे। लेकिन इस वक्त भी इन्होंने शायरी लिखना ना छोड़ी। मेरी गुर्बत ने मेरे फ़न का उड़ा रखा है मजाक, मेरी गुर्बत ने मेरे फ़न का उड़ा रखा है मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। सागर सिद्दीकी कहते हैं कि जब जनरल अय्यूब साहब पाकिस्तान के सदर थे, तो उन दिनों जनरल अय्यूब साहब को भारत में एक मुशायरे में मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया। जब मुशायरा स्टार्ट हुआ तो एक शायर ने दर्द भरी गज़ल से अपनी शायरी का आगाज़ किया। जब वो शायर शायरी करके फारिग हुआ तो जनरल साहब इस शायर को कहते हैं कि मोहतरम, जो गज़ल आपने स्टार्ट में पढ़ी बहुत दर्द भरी गज़ल थी। यकीनन किसी ने खून के आंसू से लिखी होगी। और दाद देते हुए कहा कि मुझे बहुत पसंद आई। तो वो शायर बोला, जनाबे आला, इससे बड़ी आपके लिए खुशखबरी और हैरत की बात यह है कि इस गज़ल का खालिक, इसको लिखने वाला लिखारी यानी शायर आपके मुल्क पाकिस्तान का है। जब जनरल साहब ने ये बात सुनी तो आप दंग रह गए। इतना बड़ा हीरा मेरे मुल्क के अंदर और मुझे पता ही नहीं। जब आपने इस शायर से इस गज़ल के लिखारी यानी शायर का नाम पूछा तो इसने कहा कि जनाबे आला, इस दर्द भरे शायर को सागर सिद्दीकी के नाम से याद किया जाता है। जब जनरल साहब पाकिस्तान वापस आए और सागर सिद्दीकी साहब का पता किया तो किसी ने बताया कि जनाबे आला वो लाहौर दाता साहब के करीब रहते हैं। तो जनरल साहब ने इसी वक्त अपने चंद खास आदमियों पर मुश्तमिल तहाइफ के साथ लाहौर भिजाया और इनको कहा कि सागर साहब को बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ मेरे पास लाओ और कहना कि जनरल अय्यूब खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो भेजा हुआ वफद लाहौर पहुंचा तो उन्होंने अपना तारुफ न कराते हुए दाता दरबार के सामने खड़े
چند لوگوں سے شاعر ساغر صدیقی کی رہائش گاہ کے متعلق پوچھا تو ان کھڑے چند لوگوں نے طنزیہ لہجوں کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا کہ کیسی رہائش، کون سا شاعر، ارے آپ اس چرسی اور بھنگی آدمی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اور پھر کھڑے ان چند لوگوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ دیکھیں سامنے پڑا ہے۔ چرسیوں اور بھنگیوں کی جھرمٹ میں جب وہ جنرل ایوب خان صاحب کا بھیجا ہوا وفد ساغر صدیقی صاحب کے پاس گیا اور ان کو جنرل صاحب کا پیغام دیا تو صدیقی صاحب کہنے لگے جاؤ ان سے کہہ دو کہ ساغر کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی، اس لیے ساغر کسی سے نہیں ملتا۔ جب ساغر صدیقی نے یہ بات کہی تو بشمول ساغر نشے میں مست وہاں موجود ہر نشئی ایک زوردار قہقہے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے زندگی کے دبے غموں کو بھول گیا۔ بہرحال بے پناہ اصرار ترالوں کے باوجود وہ وفد واپس چلا گیا اور سارے احوال و حالات سے جنرل صاحب کو آگاہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جنرل ایوب خان صاحب پھر خود ساغر صدیقی صاحب سے ملنے کے لیے لاہور آئے اور جب ان کا سامنا ساغر صدیقی صاحب سے ہوا تو ساغر صدیقی صاحب کی حالت ذرا دیکھ کر جنرل صاحب کی آنکھوں سے آنسو کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ گئی اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے غم سے چور اور نشے میں مست ساغر صدیقی سے جب مصافحہ کرنا چاہا تو ساغر صدیقی صاحب نے یہ کہتے ہوئے ان سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔